हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत आज हम नियंत्रण एवं संतुलन की जो व्यवस्था है अमेरिका के अंतर्गत उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका अध्ययन किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो अमेरिकी जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने वहाँ जो शासन के तीनों अंग हैं उनको अलग अलग कर दिया था। लेकिन उनको ये मालूम था कि इनके तीनों अंगों के मध्य संबंध स्थापित करना और सहयोग की भावना रखना भी इनकी शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। और जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है उसको अधिक ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए, यानी कि अधिक ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने संविधान में नियंत्रण एवं बैलेंस प्रणाली की व्यवस्था की। इसका मतलब है कि जो शासन के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन भी बना रहे और जो सरकार का कोई भी अंग है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। यानी तीनों अंगों की यदि हम शक्तियों को एक दूसरे की से नियंत्रित करते रहेंगे तो उनमें निरंकुशता की भावना नहीं आएगी। और यदि फिर भी नियंत्रण के बावजूद भी यदि कोई जो विभाग है अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करे तो दूसरा विभाग उसे उसके ऊपर नियंत्रण के माध्यम से उसको मजबूर कर देता है। शक्ति पृथक्करण और जो नियंत्रण एवं बैलेंस का सिद्धांत है ये ऊपर से एक ऐसा लगता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि शासन की शक्तियों को मर्यादित किया जाए और जो संविधान है उसके अनुसार वहाँ पर एक सफल व्यवस्था लागू की जाए, जिससे जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रताओं को कोई खतरा नहीं हो और सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। यानी जैसा कि हर संविधान में होता है वहाँ पर भी जनता की जो स्वतंत्रताएं हैं या जनहित के लिए शासन के तीनों अंगों को अलग अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी उनमें आपस में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण है और इस नियंत्रण के माध्यम से बैलेंस बना हुआ है। अमेरिका में इस सिद्धांत को जो कांग्रेस है और राष्ट्रपति के जो पारस्परिक संबंधों में बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई है और न्यायपालिका के जो साथ संबंध हैं उनके उसमें अपेक्षाकृत यानी हम इन दोनों से कंपैरिजन करें तो उसमें ये जो व्यवस्था है ये थोड़ी सी सीमित मात्रा में व्यवस्था की गई है। सरकार की जो तीनों अंग हैं इनके संबंध में जो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है उसका जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ हम क्या व्यवस्थाएं हैं इसके लिए। तो इसमें सबसे पहली जो व्यवस्था है कि कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण, यानी कांग्रेस यानी वहाँ की संसद की जो शक्तियाँ हैं जो कानून बनाती है वो उसके ऊपर किस तरह से नियंत्रण लगाया गया है। तो कानून निर्माण के माध्यम से कानून निर्माण की जो शक्ति है उसके ऊपर कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रण लगाया जा सकता है। न्यायपालिका जो है वो भी कांग्रेस पर नियंत्रण लगाती है। और जो दूसरा है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियों पर नियंत्रण, यानी जो कांग्रेस है वो अर्थ संबंधी यानी कि वित्त संबंधी जितने भी विधेयक होते हैं उनके माध्यम से दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संधियाँ की जाती हैं या संबंध जो स्थापित किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं उनके ऊपर भी लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण, यानी महाभियोग के द्वारा न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण, दोनों ही सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं इसलिए दोनों जो सदन है वहाँ के जो प्रतिनिधि सभा है और सीनेट है उनका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रहता है। और वहाँ पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और संघात्मक व्यवस्था के माध्यम से
वहाँ शक्तियों को नियंत्रित किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर हालांकि स्पष्ट रूप से वहाँ के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की कोई घोषणा की नहीं गई है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे दृष्टिगोचर हमें होता है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जिनके ऊपर नियंत्रण एवं संतुलन का जो प्रणाली है वो इन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमको दृष्टिगत होती है। इस नियंत्रण एवं संतुलन की कुछ विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिकी शासन में एकता का अभाव, क्योंकि शासन का जो तीनों अंग हैं, इन संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए एक कोई भी अंग जो है इसका जिम्मेदारी नहीं लेता है, इसलिए वहाँ कई बार एकता में अनेकता देखने को मिलती है। अगला है राष्ट्रपति व कांग्रेस के बीच, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में कई बार हमको पारस्परिक विरोध देखने को मिलता है। अब अमेरिकी जो कांग्रेस है और राष्ट्रपति के मध्य जो गतिरोध की संभावना है वो तब ज़्यादा होती है जब राष्ट्रपति एक अलग दल का हो और जो कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उनमें जो उनको बहुमत जो है वो दूसरे दल का प्राप्त हो। और ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो इस तरह से इसकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। कुछ कारण और भी हैं जिनके कारण कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि वहाँ पर अमेरिका में जो कुछ प्रथाएं जो हैं, कुछ यानी परंपराएं जो हैं वो लागू हो रही हैं, जैसे कि सीनियरिटी या शिष्टता है, यानी राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करता है उस पर सीनेट की जो सहमति है वो आवश्यक है, यानी अनुसमर्थन उसका आवश्यक है। तो यदि जो सीनेट जो है यदि उसको स्वीकार कर ले जो राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियां हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वो सीनेट जो है राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सहमति नहीं देते हैं तो फिर वहाँ पर उनमें एक दूसरे के मध्य जो गतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। अगला है कि इसकी जो प्रथाएं शुरू हुई हैं वह है कि अवकाश नियुक्तियों की प्रथा। अमेरिका में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो जब भी सीनेट का अवकाश काल होता है तो वो नियुक्तियों का अधिकार उसको दे दिया है, जिससे कि सीनेट के अनुर समर्थन की कोई आवश्यकता उस समय नहीं रहती है। अगला है कि कार्यपालिका समझौतों की प्रथा, यानी जो प्रथाएं शुरू हुई हैं इसमें है कार्यपालिका समझौते की प्रथा। यानी जब दूसरे देशों के साथ संधियों की या संबंधों की बात आती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उसको पावर दी गई है कार्यपालिका समझौतों के माध्यम से। उसको जो संधियाँ की जाती हैं यदि वो संधि के रूप में लागू करना चाहते हैं तो उनको सीनेट की अनुर समर्थन या सहमति आवश्यक है, लेकिन उसको संधि का नाम न देकर के कार्यपालिका समझौतों का नाम दे दिया जाता है, जिससे कि उसे सीनेट की जो सहमति है उसको आवश्यक नहीं होती है। अगला है राजनीतिक दल। जो राजनीतिक दल जो विकास हो रहे हैं राजनीतिक दलों के, इसके कारण जो शासन के तीनों अंग हैं इनमें सहयोग की भावना पैदा होती जा रही है और सहयोग की भावना पैदा होने के कारण वहाँ पर जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो कमज़ोर होता जा रहा है, या एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण लगाने की जो प्रवृत्ति है वो कमज़ोर होती जा रही है। अगला है राष्ट्रपति का नेतृत्व, यानी कि अमेरिका में जिस तरह से आज राष्ट्रपति का प्रभाव देखने को मिल रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो चाहे दूसरे देशों के साथ संबंधों के माध्यम से हम देखते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो सीधे ही जनता के साथ जुड़ जाते हैं और उनको व्यवस्थापिका जैसी जो संस्था है या कांग्रेस है उसके माध्यम से जनता से जो डायरेक्ट जो उनका सीधा जुड़ाव जो है उसको व्यवस्थापिका के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो और हम देखते हैं कि जो आपातकाल वाली जो स्थिति होती है, कई बार इमरजेंसी होती है, उसमें ना तो शक्ति विभाजन काम आता है और ना ही जो नियंत्रण एवं
जो बैलेंस का जो सिद्धांत है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो अमेरिका शासन है उसमें सामान्य काल में तो शक्ति विभाजन और नियंत्रण एवं बैलेंस की जो प्रणाली है वो प्रभावी होती है, लेकिन ये अधिक प्रभावी उस समय होता है जब राष्ट्रपति पद पर और कांग्रेस में एक ही राजनीतिक दल के व्यक्ति एक ही दल के व्यक्ति हों, और कांग्रेस में भी उसी और ये जो नियंत्रण एवं बैलेंस का सिद्धांत है तब प्रभावी होता है जब दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही सदनों में, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो, अलग अलग राजनीतिक दलों के व्यक्ति होते हैं, और संकट काल के समय यह स्थिति भी समाप्त हो जाती है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज की जो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण एवं बैलेंस दोनों ही सिद्धांत हमें बहुत ज़्यादा प्रभावी नज़र नहीं आते हैं। तो ये हुआ हमारा नियंत्रण एवं बैलेंस का सिद्धांत। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।